हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, किस टाइप से होता है, कितने टाइप का होता है, क्या होता है, कितने प्रोसेस में कंप्लीट होता है, सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये तुम्हारे क्लास 10 का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो रिप्रोडक्शन है ये हम थोड़ा इस टाइप से पढ़ेंगे कि तुमको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। इसके बाद तुमको किसी भी किताब से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, उसके तुम नोट्स बना लेना और उसका एक बार तुम रिवीजन कर लेना। उसके बाद तुम दुनिया के कहाँ कोई भी क्वेश्चन लगाओगे तुम्हारे आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब फिलहाल तो मैं तुम्हें उतना ही पढ़ाऊंगा जितना तुम्हारे 10th क्लास के सिलेबस में है। अब अगर जो तुमको इसके डिटेल में पढ़ना है तो तुमको 12th क्लास में जाना पड़ेगा। 12th क्लास में तुमको बायोलॉजी लेनी पड़ेगी। उतना हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उतना मैं बाद में पढ़ा दूंगा। जो मैंने पढ़ रखा है वो बाद में पढ़ाऊंगा जब 12th क्लास का लेक्चर आएगा। लेकिन ये 10th क्लास वालों के लिए सफिशिएंट लेक्चर है। इसके अलावा तुमको दूसरा यूट्यूब पे कोई लेक्चर देखना नहीं पड़ेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, इससे डिटेल में लेक्चर तुमको 10th क्लास लेवल पे रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के अंदर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिर्फ 10 हेडिंग के अंदर, मतलब सिर्फ 10 हेडिंग के अंदर हम पूरा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे। मतलब जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी पूरा रिप्रोडक्शन हम सिर्फ और सिर्फ 10 हेडिंग के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो ये 10 हेडिंग कौन कौन सी है और देखते हैं। तो 10 हेडिंग, इसमें 10 हेडिंग के अंदर कैसे कंप्लीट करेंगे, इतना बड़ा टॉपिक है। हम जब बुक खोलते हैं तो 3-4 पेज तो अपने भर जाते हैं। तो ये 10 हेडिंग कैसे कौन कौन सी होती है, तो ये 10 हेडिंग और देखते हैं, एक एक हेडिंग करते हैं। तो अब ये हेडिंग 1 है कौन कौन सी। तो जो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के अंदर जो हम पढ़ेंगे, ये टोटल हम पढ़ेंगे 10 हेडिंग्स के अंदर। कितने हेडिंग्स के अंदर? 10 हेडिंग के अंदर। अब ये 10 हेडिंग भैया कौन कौन सी है, तो ये 10 हेडिंग सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। मतलब हम मेल हैं तो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, हम लोग के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग तो यही पढ़ेंगे, मेल के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बेसिकली मेल में हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा रिप्रोडक्शन में जो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ये हमारा मेन होता है। ऐसे फीमेल के अंदर पढ़ेंगे तो फीमेल के अंदर हम उसके बाद पढ़ेंगे फीमेल के अंदर। जब मेल के अंदर पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे फीमेल के अंदर। अब मेल के अंदर सिर्फ टेस्टिस नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर हम एक्सटर्नल जेनिटलिया मतलब हमारे पेनिस के बारे में पढ़ेंगे और हमारे वासा डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, वासा डिफरेंशिया के बारे में पढ़ेंगे, स्क्रोटम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं फीमेल के अंदर। तो फीमेल के अंदर सिर्फ ओवरीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम लोग यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे, वेजाइना के बारे में पढ़ेंगे, सर्विक्स के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं जब वेजाइना, इसके बारे में हम टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया, जब ओवरीज के बारे में पढ़ लिया, मतलब ऑर्गन्स के बारे में जो पढ़ लिया, तब ये जो टेस्टिस है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्पर्म बनते हैं। जो ओवरीज होती है इनके अंदर ओवम बनते हैं। जब स्पर्म ओवम आपस में मिलते हैं तभी तो जाइगोट बनता है, मतलब तब फर्टिलाइजेशन बनता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म बनता है। तो स्पर्म कैसे बनता है डिटेल में पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। मतलब जो थर्ड पॉइंट है तुम्हारा, थर्ड हेडिंग जो तुम्हारी होगी स्पर्मेटोजेनेसिस, कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। फिर जो तुम्हारी इसमें फोर्थ हेडिंग होगी वो oogenesis होगी, मतलब ओवम कैसे बनते हैं, तो oogenesis होगी। जो तुम्हारी फोर्थ हेडिंग होगी वो तुम्हारी होगी oogenesis, मतलब ओवम तुम्हारा कैसे बनता है, मतलब स्पर्म बना तो रहे हैं, स्पर्म बना रहे हैं यहाँ पे और ओवम बना रहे हैं, ये कैसे बनते हैं डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे बनता है, क्या होता है, कितनी सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं, कोई एंजाइम पार्टिसिपेट करता है क्या, सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं जब ये स्पर्म बन गया, जब ओवम बन गया, तब इन दोनों का आपस में फ्यूजन होगा, मतलब आपस में फ्यूज करेंगे। जब फर्टिलाइजेशन की हम छोटे पर से डिफिनेशन पढ़ते आएंगे, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन फर्टिलाइजेशन, यही पढ़ते हैं। जब कोई सुनता है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, यही सुना देते हैं। तो ये क्या होता है, असल में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, हम बता रहे हैं, तो ये कैसे है। तो ये जो मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये तो हमको पता है कि फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन ये हो गई, ये फीमेल के स्पर्म और ओवम का फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इस पूरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट पढ़ेंगे, मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको जाइगोट बोलते हैं। हम जानते हैं जो सब फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है तब उसको जाइगोट बोलते हैं। क्लास 8 में पढ़ा था हमने। तो अब अगर ध्यान नहीं है तो फिर जब क्लास 8 में पढ़ो जाके, ठीक, तो बनता है जनरली। अब बताते हैं जाइगोट होता क्या, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा 6 हेडिंग हुई तुम्हारी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जो 6 हेडिंग है तुम्हारी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, कैसे जाइगोट बनता है। अब ये जो जाइगोट होता है ये फिर से थोड़ा स्ट्रक्चर में डेवलप करता है, मतलब अपने आप को जो जाइगोट, जैसे मान लेते हैं ये एक जाइगोट बन गया, मतलब एक जाइगोट बन गया, ये जाइगोट बन गया। अब ये क्या करेगा, ये थोड़ा अपने आप को डेवलप करेगा, मतलब एक स्ट्रक्चर में अपने आप को डेवलप करेगा। वो स्ट्रक्चर कौन कौन सा होगा, ये एक सेकंड में मतलब कई स्ट्रक्चर में डेवलप करता है। वैसे तुम्हारे 10th लेवल में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर का नाम दे रखा तो ये बताएंगे, ठीक। तो वो स्ट्रक्चर जो होगा, वो स्ट्रक्चर क्या करेगा, वो स्ट्रक्चर जो मदर होगी उसकी यूट्रस जो यूट्राइन वॉल होती है उसके साथ अटैच करेगा। उस अटैचमेंट को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, मतलब उस अटैचमेंट को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन क्या होगी, द अटैचमेंट ऑफ यूट्राइन वॉल, अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू द। अब जाइगोट अटैच नहीं करता, उसके बाद वो स्ट्रक्चर अटैच करता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है ब्लास्टोसिस। तो ब्लास्टोसिस का अटैचमेंट होता है यूट्राइन वॉल के साथ, उसको बोलते हैं अपन इम्प्लांटेशन। तो अभी हमने यहाँ लिख दिया डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर
जाइगोट का डेवलप होगा स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर जो होगा वो अटैच होगा यूट्राइन वॉल के संग। जब यूट्राइन वॉल के संग अटैच होगा उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो डिटेल में पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन क्या होता है, मतलब 7 नंबर में पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में। अब जब इम्प्लांटेशन हो गया, तब जब जो जाइगोट मतलब इम्प्लांट हो गया, तो बेबी जो था वो इम्प्लांट हो गया, अब वो डेवलप हुआ क्या, कितने मंथ में उसके हाथ बनेंगे, कितने मंथ में उसकी आई आएंगी, कब पैर बनेंगे, कितना क्या होगा, पूरा 9 मंथ का जो पीरियड होता है, इस पीरियड को बोलते हैं अपन गेस्टेशन पीरियड। अभी पूरे गेस्टेशन पीरियड पूरा इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन एम्ब्रियोजेनेसिस। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब जो 9 मंथ की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो 8 पॉइंट पर पढ़ेंगे अपन एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। अब जब एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ लिया, जब एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ लिया, तब एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस जब हो गई, तब क्या होगा, बेबी की बर्थ होगी, मतलब बच्चा जो है जन्म लेगा। तो अब इस जन्म लेने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। इस जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। जो तुम्हारा 9 पॉइंट है ये तुम्हारा पार्चुरेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। अब जब पार्चुरेशन हो गई, तब उसको फीडिंग के लिए मतलब कुछ चाहिए, खाना पीने के लिए चाहिए, तो सबसे पहले मतलब जो मिल्क पिलाती है उस बच्चों को, उसको बोलते हैं लैक्टेशन। मतलब जो 10वीं हेडिंग पढ़ेंगे वो लैक्टेशन पढ़ेंगे। तो लैक्टेशन क्या होती है, पहली मदर का मिल्क जो है सबसे पहले जरूरी क्यों होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारी हेडिंग नोट कर लो, और एक एक हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की पढ़ेंगे, फिर फीमेल से, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर oogenesis, फिर जाइगोट, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन, फिर इम्प्लांटेशन, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, फिर पार्चुरेशन, फिर लैक्टेशन। ये पूरे 10 मिनट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे सेक्स ऑर्गन के बारे में। मतलब सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन होते हैं तुम्हारे 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। तो सेक्स ऑर्गन होते हैं तुम्हारे 2 टाइप के। सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। सेक्स ऑर्गन्स होते हैं तुम्हारे 2 टाइप के। कौन कौन से, एक मिनट, 1 2। तो सबसे पहला सेक्स ऑर्गन होता है तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा होता है तुम्हारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी होते क्या है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन ऑर्गन को कहेंगे जो क्या करेंगे, जो गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। जो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गन, उन ऑर्गन्स को बोलते हैं अपन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो सबसे पहला अपन इसमें ये देखेंगे जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, गैमेटोजेनेसिस में। मतलब जो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे उन ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उनको बोलते हैं जो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और साथ में क्या बनाएंगे, मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन तो करेंगे, साथ में क्या करेंगे, साथ में ये करेंगे हार्मोन्स का फॉर्मेशन। मतलब जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका भी फॉर्मेशन यही करेंगे, जो सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेक्स हार्मोन्स, मतलब सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन भी यही करता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ये होते हैं तुम्हारे सेक्स प्राइमरी सेक्स। अब ये होते कौन कौन से, तो ये मेल के अंदर कौन से होते हैं। अब ये जानो, ये हमारा मेल का साइन है, ये हमारा फीमेल का साइन है। ये मैंने बता रखा है पहले पुरानी वीडियोस में। तो ये जो मेल्स होते हैं इनके जो तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये तुम्हारा होता है टेस्टिस। क्या होता है, टेस्टिस, जो कि पेयर में होते हैं, 2 होते हैं ना, पेयर में होते हैं, उनको बोलते हैं पेयर में होते हैं। और जो फीमेल होता है इसके अंदर होती है तुम्हारी ओवरीज। ये भी कैसे होते हैं, ये भी पेयर में होते हैं। तो ये तुम्हारे दोनों पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर, इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, गैमेटोजेनेसिस के अंदर। जो ये होता है ये तुम्हारा स्पर्म बनाता है, ये तुम्हारा मेल गैमेट है। जो फीमेल गैमेट होता है वो तुम्हारा ओवम होता है, जो कि ओवरीज में बनता है, जो कि फीमेल्स बनाती है। इसलिए ये तुम्हारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे। और जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये होते हैं कौन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये कौन से होते हैं, ये भी बताएंगे कितने हार्मोन निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, ये सब डिटेल में पढ़ाएंगे। अब सेकेंडरी हार्मोन क्या होते हैं, तो सेकेंडरी सेक्स हार्मोन ये होते हैं जो ये जो गैमेट्स यहाँ पे बन रहे थे, मतलब यहाँ पे टेस्टिस और ओवरीज जो स्पर्म और ओवम बनते हैं, इनको क्या करते हैं, इनको मैच्योर करते हैं। इनको क्या करते हैं, मैच्योर करते हैं, मतलब जो मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। मतलब जो गैमीट्स बनते हैं उन गैमीट्स को मैच्योर, ये जो यहाँ पे जो गैमीट्स बने इनको मैच्योर करने में हेल्प करते हैं। मतलब इनको अच्छे से मैच्योर कराने में जो हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और साथ में क्या करते हैं, और साथ में उनका ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। मतलब यहाँ बन तो गए लेकिन ट्रांसपोर्ट कहाँ करेंगे, जैसे मेल का बनता है, कहाँ बनता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर बनता है। ठीक, क्या होता है बताएंगे, टेस्टिस के अंदर बनता है। अब ये टेस्टिस से फीमेल की वजाइना तक जाता है। तो इस फीमेल की वजाइना तक कैसे जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है ना, किस ऑर्गन्स के थ्रू जाते हैं, उन ऑर्गन्स को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सेकंड नंबर क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ये तुम्हारे हो गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब इसके बाद अपन देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि व्हाट इज सेक्स। अब इस
सवाल का जवाब तुमको कमेंट में बताना है अपने आप से। थोड़ा दिमाग लगाओ और इस सवाल का जवाब इस चैप्टर से रिलेटेड तुमको आंसर देना है, ठीक। अगर तुम मैच्योर लड़के होगे तो तुम आंसर दे दोगे, या तुम मैच्योर लड़की होगे तुम आंसर दोगी इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्यूबर्टी। अब ये प्यूबर्टी हम पढ़ते क्यों हैं? प्यूबर्टी हमको, अगर हम प्यूबर्टी नहीं पढ़ेंगे तो हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ये पूरी इसके प्यूबर्टी के बिना बिल्कुल सब बेकार है, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है बिना प्यूबर्टी के समझ लो बेकार है, क्योंकि जब तक प्यूबर्टी नहीं आती है तब तक रिप्रोडक्शन असली मायने में होता ही नहीं है। तो प्यूबर्टी होती क्या है? तो जो हमारी प्यूबर्टी होती है ये जनरली एज होती है 10 से 14 साल वाली। अब ये प्यूबर्टी क्या होती है? जैसे प्यूबर्टी कहते हैं ना कि बच्चा मैच्योर होता है, सेक्सुअली मैच्योर जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। इसकी अगर जो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तुम्हारी यही आती है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ मेल एंड फीमेल, जो मेल और फीमेल होते हैं उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी को ही तो हम क्या बोल देते हैं? प्यूबर्टी। इसकी जो जनरली एज होती है ये हमारी होती है 10 से 14 साल की। जो 10 से 14 साल की एज होती है उसके बीच में प्यूबर्टी हमारी आ जाती है। अब प्यूबर्टी कैसे हम पता करेंगे कि प्यूबर्टी आ गई है नहीं आ गई है? अब जैसे देखो, अभी तुम लोग जो है तुम लोग की प्यूबर्टी आराम से आ चुकी है, क्योंकि तुम 10th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, तुम 10 से 14 साल के ऊपर ही की एज के हो, मतलब 15 16 साल 17 साल के इस हिसाब से हो गए, तो तुम लोग की प्यूबर्टी की एज चल रही है इस समय। अब प्यूबर्टी की एज कैसे पता करेंगे? मान लेते हैं प्यूबर्टी की एज पता करनी है कि किसके अंदर प्यूबर्टी आई है या नहीं आई है। तो प्यूबर्टी की एज जब आती है तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ये चेंजेस अलग अलग हो सकते हैं, मेल्स के अंदर अलग होते हैं, बॉयज के अंदर अलग होते हैं, गर्ल्स के अंदर अलग होते हैं। तो ये चेंजेस कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे मेल्स के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, फीमेल के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, उनकी बॉडी में कुछ चेंज होते हैं, उनकी बॉडी में कुछ चेंज हो जाते हैं। अब ये चेंजेस होते क्या है? तो मेल के अंदर जनरली ये 13 से 14 साल के आसपास आती है, जो प्यूबर्टी वाली जो एज होती है ये तुम्हारी 13 से 14 साल के आसपास आती है। फीमेल के अंदर 10 से 13 साल के आसपास आती है। जो फीमेल्स होती है उनके अंदर 10 to 13 ईयर के आसपास आती है, और इनके अंदर 10 से 13 से 14 साल के आसपास आती है। अब इसमें होता क्या है? तो जो मेल्स होते हैं इनके सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो बड़े होने लगते हैं, उनका इंक्रीज होने लगता है, तो सेक्स ऑर्गन इंक्रीज होने लगते हैं, ठीक। और इनके अंदर भी कुछ जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी इंक्रीज होने लगते हैं, ठीक। साथ में साथ में इनके ब्रीस्ट का इनलार्जमेंट होने लगता है, जो ब्रीस्ट होते हैं इनको उनका वो इनलार्ज होने लगते हैं। जो बटक होता है उस पर हिप होता है, बटक के ऊपर जो तुम्हारा होता है उसके ऊपर फैट डिपोजिट होने लगता है, और इनकी जो वॉइस होती है, जो पिच होती है गर्ल्स की जो होती है वो पिच हाई होने लगती है, जो वॉइस होती है उनकी हाई होने लगती है। और जो बॉयज होते हैं बॉयज की हाई जो पिच होती है वो हल्की क्रैकिंग टाइप की होने लगती है, हल्का क्रैकिंग साउंड करने लगते हैं, वॉइस इनकी चेंज हो जाती है। जैसे कहते हैं, मान लेते हैं कोई नया लड़का देखते हैं छोटा होता है तब उसकी आवाज एकदम छोटी सी पतली सी होती है, लेकिन अभी जनरली जब उसकी प्यूबर्टी की जाती है तो तुम्हारे घर में आता है या उसको जनरली देखते हो बहुत दिनों के बाद मिलते हो, तब उससे तुम बोलते होगे, या फिर तुम्हारी जब एज आई होगी तो तुमसे लोग बोल रहे थे तुम्हारी आवाज क्या, आवाज को क्या हो गया, आवाज तुम्हारी बदली बदली क्यों लग रही है? तो ये इसका मतलब तुम्हारी एज प्यूबर्टी की आ गई। तो ऐसे ही तुम ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये हमारे प्यूबर्टी के चेंजेस होते हैं। अब ये जो मेल और फीमेल के दोनों के अंदर और ये चेंजेस नहीं हो रहे हैं तब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही नहीं डेवलप करेंगे। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं डेवलप करेंगे तो हमारा रिप्रोडक्शन होना ही इम्पॉसिबल है। तो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्यूबर्टी। इसलिए प्यूबर्टी को ये टॉपिक हमको पढ़ना जरूरी था। अब हम प्यूबर्टी हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये नोट करना है जिसको वो नोट कर ले। प्यूबर्टी हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे। उसके बाद जो 10 पॉइंट बताए थे उसमें से सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो कर रहे हैं अपन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो ये आप लोग जिसको नोट करना है नोट कर लो। जो प्यूबर्टी की डेफिनेशन ये लिख रखी है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ मेल एंड फीमेल की, इसको बोलते हैं अपन प्यूबर्टी। इसकी एज जो होती है 10 से 14 साल जनरली बोल देते हैं, मेल के अंदर इतनी होती है, फीमेल के अंदर इतनी होती है। इसमें सेक्स ऑर्गन ये इनके और कुछ जो इनके चेंजेस होते हैं वो इस मेल के अंदर इतने चेंजेस होते हैं, फीमेल के अंदर इतने चेंजेस होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं और फीमेल के अंदर एक चीज ये भी होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, पीरियड का एज होता है उसको भी इसमें स्टार्ट हो जाता है। तो अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम पहले जानते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है। इसमें क्या हम पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे कि लोकेशन पाया कहाँ जाता है। जैसे अगर हम किडनी की बात करें, हार्ट की बात करें, तो हार्ट हमारा ये जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के बीच जो नॉच प्रेजेंट होती है। अगर जो तुमने वाला चैप्टर पढ़ा हुआ सर्कुलेशन वाला, जो सर्कुलेशन वाला लाइफ प्रोसेस में तुम्हारा टॉपिक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो लंग्स होता है, लंग्स के बीच कुछ एक नॉच टाइप का स्ट्रक्चर किस जगह होती है, वहाँ पे ये कार्डियक नॉच जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हार्ट जो होता है हमारा रखा हुआ होता है, मतलब उसके अंदर हमारा फंसा हुआ हार्ट होता है, ठीक है। जैसे जनरली तुमने पढ़ा होगा, अगर लंग्स का स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर बना होगा, यहाँ लंग्स के पास हल्की सी एक नॉच होती है, तो यहाँ इस नॉच के पास तुम्हारा होता है क्या, हार्ट फंसा होता है। तो इसी तरह ये हमारे हो गए, ब्रेन हमारा यहाँ पे होता है, ठीक, और किडनी हमारे पीछे होती है। तो ये हमने पढ़ा है, इसमें सब पढ़ रखा है, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता है। तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो रीजन होता है वो हमारा एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे पेल्विस रीजन में होता है। कहाँ पे होता है? एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे पेल्विस रीजन में होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे कि लोकेशन जो इसकी होगी वो लोकेशन क्या होगी? पेल्विस रीजन में। तो इसकी लोकेशन जो है, लोकेशन की जो बात करें हम,
लोकेशन जो हमारी है वो है हमारी पेल्विस रीजन। पेल्विक पेल्विस रीजन में जो हमारी लोकेशन है। अब पेल्विस रीजन क्या होता है? पेल्विस रीजन क्या होता है सर? तो पेल्विस रीजन ये होता है जो तुम्हारा एब्डोमेन कैविटी होती है, जो एब्डोमिनल होता है, तो एब्डोमेन के जस्ट नीचे तुम्हारा पाया जाता है पेल्विस रीजन। ये जो हमारा पेट है यहाँ तक हमारा होता है एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ तक हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। अब इसके जस्ट नीचे क्या होता है रीजन? इसके जस्ट नीचे जो रीजन होता है उसको बोलते हैं पेल्विस रीजन। तो पेल्विस रीजन, अब कोई पूछे कि पेल्विस रीजन क्या होता है, तो पेल्विस रीजन जस्ट एब्डोमिनल कैविटी के नीचे का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं पेल्विस रीजन। तो हमने पढ़ लिया ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो हमारा कहाँ, इसकी लोकेशन हमने पढ़ ली। लोकेशन हमारी कहाँ होती है? पेल्विस रीजन में। पेल्विस रीजन क्या हमने बताया? जो एब्डोमिनल रीजन होता है उसके जस्ट नीचे होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमारा मेल का है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे 4 ऑर्गन्स के बारे में, मतलब 4 ऑर्गन्स हमारे अंदर आएंगे। कौन कौन सा? तो सबसे पहला जो ऑर्गन आएगा वो हमारा आएंगे टेस्टिस। जो हमारा सबसे पहला ऑर्गन आएगा वो आएगा हमारा टेस्टिस, टेस्टिस आएगा। दूसरा जो आएगा वो हमारा ये एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी होती है अभी बताएंगे। फिर हम इसमें थर्ड पॉइंट जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, जो हमारे साथ में इसमें ग्लैंड्स होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। अब सबसे पहले टेस्टिस पढ़ेंगे, फिर एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कितनी डक्ट्स होती हैं, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, और चौथा जो पॉइंट पढ़ेंगे, चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको हम पेनिस बोलते हैं, हमारा जो पेनिस होता है। एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या हमारा? वो हमारा पेनिस है, मेल के अंदर जो होता है पेनिस। पेनिस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, इसमें कितनी मसल्स होती हैं, ये इरेक्ट क्यों हो जाता है, इरेक्टाइल मसल्स में क्यों होती है, कैसे इरेक्ट होता है ये, ठीक। और टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, टेस्टिस कितने होते हैं हमारे जो मेल टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस कितने परसेंट होते हैं? तो टेस्टिस हमारे होते हैं 2, कितने होते हैं? 2 टेस्टिस होते हैं, मतलब पेयर में होता है टेस्टिस। जो टेस्टिस पाया जाता है हमारा पेयर में पाया जाता है, पेयर में होता है। मेल के अंदर जो टेस्टिस होता है वो किस में होता है? पेयर के अंदर होता है। अब एक्सेसरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो डक्ट इसमें कौन कौन सी होंगी? हमारी डक्ट जो आएंगी जो हमारे स्पर्म को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, कौन कौन सी आएगी? जैसे हमारी आएगी वासा डिफरेंस, वॉश डिफरेंस आएगी, और वासा एफरेंसिया, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई, हमारी रेटी टेस्टिस हो गई, ये सारे हम पढ़ेंगे। तो ये सारे डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड कितनी पढ़ेंगे? ग्लैंड हम इसमें सिर्फ 3 पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे ग्लैंड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है इसके अंदर सिर्फ 3 ग्लैंड पाई जाती है। कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? तो सबसे पहले तो इसमें सेमाइनल वेसिकल पाई जाएगी। कौन सी? सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। दूसरी ग्लैंड हम पढ़ेंगे इसमें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, अब इस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है ये तुम बताओ, ठीक है। कमेंट में बताओ करके जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, ठीक। तुम थोड़ी सी मेहनत करो, अब मैं एक नाम बता दिया, दूसरा नाम तुमको बताना। और इसमें कौन सी ग्लैंड बची? और इसमें जो ग्लैंड बची उसका नाम बता दिए, सेमाइनल वेसिकल हो गई। प्रोस्टेट ग्लैंड बची हमारी, कौन सी ग्लैंड बची? प्रोस्टेट ग्लैंड बची। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें तीसरी ग्लैंड जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब क्या होता है, कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मास्टरबेशन करने से प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो जाता है। तब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि प्रोस्टेट ग्लैंड मास्टरबेशन करने से रियलिटी में कैंसर होता है या कि नहीं होता है। तो ये हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा टॉपिक इसमें अलग से एक लेक्चर डाल दूंगा मास्टरबेशन के ऊपर पूरा सा, ठीक। तो लेक्चर को इतना नोट कर लो। उसके बाद पढ़ते हैं डिटेल में टेस्टिस के बारे में, फिर एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, फिर एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में, फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। तो इतना नोट कर लो। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेस्टिस के बारे में पढ़ना। टेस्टिस क्या होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, पूरा टेस्टिस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो टेस्टिस, टेस्टिस, टेस्टिस हेडिंग डाल दी हमने। अब टेस्टिस क्या होता है, हमने बताया कि टेस्टिस जो होते हैं हमारे मेल के अंदर वो पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं, मतलब जोड़े में होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पेयर का मतलब होता है 2, तो जोड़े में होते हैं हमारे अंदर टेस्टिस जो होते हैं 2 होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं टेस्टिस कहाँ पाया जाता है। तो टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा। कैसा होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है।
ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर हो, इसके अंदर तुम्हारा टेस्टिस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक टेस्टिस इधर प्रेजेंट होता है, एक टेस्टिस इधर प्रेजेंट होता है। और इस टेस्टिस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, इसके पास कुछ ऐसे मसल्स होते हैं, कुछ मसल्स होते हैं, ठीक, कुछ क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। और ये टेस्टिस के ऊपर एक ऐसे कॉर्ड लगी होती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉर्ड लगी होती है, जो कि हमारी पेनिस से अटैच होती है, ठीक, ये हमारी पेनिस से अटैच होती है। इसके ऊपर भी सेम कॉर्ड लगी होती है, इधर पेनिस से पूरी अटैच होती है। तो ये हमारा टेस्टिस का डायग्राम हो गया। अब ये जो जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं अपन स्क्रोटम। स्क्रोटम किसमें प्रेजेंट होता है, टेस्टिस। टेस्टिस हमारा होता है स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, स्क्रोटम। अब ये स्क्रोटम करता क्या है, स्क्रोटम ये करता है, जो तुम्हारा टेस्टिस होता है, ये जो तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 या 2.54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर रखने में हेल्प करता है। जो स्क्रोटम है तुम्हारा 2 से लेकर 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को लोअर रखता है बॉडी टेम्परेचर से। बॉडी टेम्परेचर क्या रखता है, लोअर रखता है, बॉडी टेम्परेचर से लोअर रखता है। अब ये लोअर रखता है क्यों, क्योंकि लोअर इसलिए रखता है क्योंकि अगर ये बॉडी टेम्परेचर लोअर नहीं होगा, बॉडी टेम्परेचर के बराबर होगा, तब तुम्हारा स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ये टेम्परेचर नेसेसरी है। इसलिए जो तुम्हारा स्क्रोटम होता है, ये टेस्टिस के अंदर ये वाला टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसलिए स्क्रोटम में ये जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, बॉडी के टेम्परेचर 2 से 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर रखता है। अब इसके अंदर 2 मसल्स पाई जाती हैं, वो हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। इसके अंदर 2 मसल्स पाई जाती हैं। वो मसल्स का नाम डायटस मसल और मास्टर्स मसल होता है। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ मसल्स का नाम, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं, वो तुम 12th क्लास में पहुंचोगे तब पढ़ोगे। तो ये हमारा ये पूरा स्क्रोटम का फंक्शन हो गया तुम्हारा। पेयर्स में होते हैं, ठीक, इसका ये होता है। अब इसके अंदर कैसे, इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर कितने पाए जाते हैं, उसका हम पूरा डायग्राम बना के अभी पढ़ते हैं। पूरा पेनिस का डायग्राम और पूरा एक्सटर्नल का डायग्राम मैं बना लेता हूँ, फिर बताता हूँ। टेस्टिस के बारे में हमने पढ़ लिया। तो टेस्टिस हमारा पेयर में होता है, ठीक, पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा। दूसरा पॉइंट, जो टेस्टिस होता है उसका वर्क वो कहाँ पे पाया जाता है, वो स्क्रोटम में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर स्क्रोटम में पाया जाता है। स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर से, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.4 डिग्री टेम्परेचर को लोअर रखता है। टेस्टिस का टेम्परेचर को 2 से 2.4 के बीच में लोअर टेम्परेचर रखता है। क्यों, जो कि नेसेसरी है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, ठीक। अगर जो ये टेम्परेचर नहीं होगा तो स्पर्म के फॉर्मेशन नहीं होगा। अब टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं कि टेस्टिस जो तुम्हारा होता है वो उसकी लेंथ कितनी होती है, उसका ब्रेथ कितना होता है, और वो जो टेस्टिस होता है वो कितने ग्राम का होता है। तो जो हमारा टेस्टिस होता है इसकी लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, ठीक। और उसके वेट उसके वेट की बात, वो सॉरी उसके ब्रेथ की बात करें, जो मतलब जिसकी ब्रेथ होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर की उसकी ब्रेथ होती है, जो हमारा टेस्टिस होते हैं। और इसमें जो इसका वेट होता है वो 14 ग्राम का होता है। नॉर्मल टेस्टिस का वेट यही रहता है, 4 से 5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, ठीक। और 2 से 3 सेंटीमीटर का जो उसकी ब्रेथ होती है, और 14 ग्राम का टेस्टिस होता है तुम्हारा। अब बात करते हैं पूरा, ये जो हमने पूरा डायग्राम बनाया है, ये हमने पूरा डायग्राम क्या बनाया, ये पूरा डायग्राम मैंने रफली बनाया है कि आपको समझाने के लिए कि स्पर्म कहाँ से बनता है, कहाँ पे जाता है, कितनी ग्लैंड होती है, जितनी भी ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा है। तो अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिटेल में डायग्राम के साथ, ठीक। अभी तक तो हमने पढ़ लिया, ऊपर से पढ़ लिया कि हमने क्या क्या होता है, टेस्टिस होता है, क्या होता है, स्क्रोटम होता है, कैसे क्या होता है। अब पूरा डिटेल में देखते हैं। तो ये हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है किसका, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक। अब इधर हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में रिप्रेजेंट किया है, और इधर हमने सिर्फ टेस्टिस के बारे में रिप्रेजेंट किया है, ठीक। तो अभी तो हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद टेस्ट के बारे में अलग से जानेंगे, टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ये पूरा जूम पार्ट है, ये जो अंदर दिख रहा है टेस्टिस के अंदर की चीजें दिख रही है। तो ये हम थोड़ी देर में समझते हैं। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव, ये जो चीज दिख रही है, जो टेस्टिस हमने बताया, इसके अंदर का जो जूम पार्ट है, हमने जूम कर दिया इसको, तो ये जूम का पार्ट है। अब इसको नेक्स्ट देखते हैं, पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में सबसे पहले तुम्हारा क्या आता है, पेनिस आता है, जो तुम्हारा एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया। जो पेनिस होता है इसी को बोल देते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया। पेनिस जो होता है तुम्हारा, इसको इस पेनिस को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनेटिक क्यों, क्योंकि एक्सटर्नली दिख रहा है, बाहर से एक्सटर्नल निकला हुआ है, इसलिए एक्सटर्नल जेनेटिक। अब स्पेनिश में कौन कौन सी मसल्स होती हैं अभी एक हेडिंग करके लिखेंगे, ठीक। लेकिन अब ये पूरा डायग्राम समझो। एक्सटर्नल जेनेटिक के पास क्या होता है, जो ब्लैक ब्लर के रस, ये जो हमने दिखा रहा है, ये जो मैंने दिखाया हुआ है, ये जो मैंने दिखाया हुआ है, ये जो दिखाया हुआ है, ये तो ये हमारा होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा से हमारा स्पर्म भी पास होता है, हमारी यूरिन भी पास होती है। ये यूरेथ्रा कहाँ से कनेक्ट होता है, ये तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है, जहाँ पे हमारी यूरिन स्टोर रहती है। ये तुमने किडनी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, ठीक। तो यूरिन भी यहाँ से निकलती है, और स्पर्म का प्रोडक्शन भी टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, वहां से ही टेस्टिस रहता है। तो ये कॉमन पैसेज होता है किसका, स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म का और यूरिन का। तो ये कॉमन पैसेज होता है तुम्हारा यूरेथ्रा। और इसकी जो ओपनिंग दिख रही है, ये ओपनिंग को बोलते हैं अपन यूरेथ्रल ओपनिंग। इस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से हमारा यूरिन भी पास होता है, और यूरिन भी पास होता है, और स्पर्म भी पास होता है। ये हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई। और ये यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, वो कवर होती है एक
इस 4 स्किन से, जिसको 4 स्किन बोलते हैं, एक स्किन से कवर होती है जिसको हम बोलते हैं 4 स्किन। ठीक, तो ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है 4 स्किन से, 4 स्किन के साथ कवर होती है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर कुछ ग्लैंड होती है। तो ग्लैंड कौन होती है? तो इसके अंदर सबसे पहली ग्लैंड तो ये होती है हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। अभी हमने बताया था कि कॉपर्स ग्लैंड को क्या नाम, दूसरा नाम क्या होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का? तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम जो होता है वो हमारा कॉपर्स ग्लैंड होता है। ठीक, अब ये ग्लैंड क्या काम करता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी जो ग्लैंड होती है ये हमारी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। जो ऊपर सबसे इसके ऊपर ग्लैंड होती है हमारी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये दो होती है, ये देखो दो दिख रही है, एक इधर दिख रही, तो ये तुम्हारी दो होती है। उसके बाद बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड होती है। कैसी होती है? सिंगल होती है, एक होती है, सिंगल ग्लैंड होती है। जैसे तुम सिंगल हो वैसे ये भी सिंगल होती है। उसके बाद बात करते हैं सेमाइनल वेसिकल। तो सेमाइनल वेसिकल भी पेयर में होती है। कैसी होती है? सेमाइनल वेसिकल भी पेयर में होती है। अभी ग्लैंड क्या क्या सिक्रीट करती है, कैसा सिक्रीशन करती है, ये एक एक डिंग लगा के हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ डायग्राम समझ लो। उसके बाद क्या करते हैं, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड से कनेक्ट रहता है। ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड यहाँ से स्पर्म निकलता है इस कॉर्ड से कनेक्ट रहता है और ये सीधे टेस्टिस से कनेक्ट रहती है। ये टेस्टिस होता है। अब ये स्ट्रक्चर हमने पूरा पढ़ लिया। अब बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। इस टेस्टिस के अंदर होता क्या है? तो टेस्टिस का पूरा डायग्राम हमने ये बना रखा है, जूम करके टेस्टिस का डायग्राम बना रखा है। तो टेस्टिस के अंदर हम पढ़ते हैं अपन। तो टेस्टिस के अंदर हम पढ़ेंगे तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है हमारा? तो टेस्टिस के अंदर ये बाहर की लेयर होती है या अंदर की लेयर होती है। टेस्टिस के अंदर जो सबसे पहले जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो तुम्हारा होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर। इसके अंदर होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर। और ये एक टेस्टिस के अंदर एक से तीन होते हैं एक फोल्ड के अंदर। ये तुमको फोल्ड दिख रही है, एक दो तीन, ये फोल्ड दिख रहे हैं, इन फोल्ड को बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर कोयल टाइप के ट्यूब होती है, उनके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। अब ये स्पर्म जाता कहाँ पे? जब ये स्पर्म जब इसमें प्रोड्यूस हो गया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, जब स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया फिर ये क्या करेगा, ये इसके अंदर आगे बढ़ेगा। आगे जब बढ़ेगा तो ये आएगा रेटिटेस्टिस में। किसमें आएगा? रेटिटेस्टिस में। तो ये भी तुम्हारी डक्ट में आ जाएगी, जो हमने पढ़ा था एसेसरी डक्ट, तो ये एसेसरी डक्ट के अंदर आ गई। फिर क्या आएगा? फिर ये टेस्टिस कहाँ जाएगा? फिर ये टेस्टिस आगे बढ़ेगा और ये जाएगा तुम्हारा वाशा एफरेंशिया के अंदर। किसके अंदर जाएगा? वाशा एफरेंशिया के अंदर। अब जब ये वाशा एफरेंशिया के अंदर तुम्हारा टेस्टिस आ गया फिर ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा वाश डिफरेंस के अंदर। फिर वाश डिफरेंस से किसके अंदर चला जाएगा? तुम्हारा ये यूरेथ्रल ओपनिंग में आ जाएगा। यूरेथ्रल ओपनिंग से कहाँ चला जाएगा? वजाइना के अंदर चला जाएगा, फिर निकाल सकते हो इसके अंदर। ठीक, तो ये तुम्हारा होगा टेस्टिस का पूरा पाथवे। अब बात करते हैं स्पर्म का पूरा पाथवे ये होगा। अब ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्पर्म का पाथवे लिखो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10 में जरूर आएगा, नोट करके देख लो। तो स्पर्म का पाथवे क्या होगा? सबसे पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, फिर रेटिटेस्टिस, फिर वाशा एफरेंशिया, फिर वाशा डिफरेंस, फिर वाश डिफरेंस के बाद कहाँ पे जाएगा? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बाद एक्सटर्नल जेनिटल के बाहर निकल आएगा। यूरेथ्रा से एक्सटर्नल जेनिटल के मतलब यूरेथ्रल ओपनिंग से बाहर निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा स्पर्म का पूरा पाथवे हो गया। अब इतना रखते हैं। इसके बाद का हम पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में। तो उस लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और दोस्तों को अपने शेयर कर दो।